हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ब्रीथिंग और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बहुत सारे चीज़ के बारे में टर्मिनल नॉस्ट्रिल्स बहुत सारे चीज़ जो था उसके बारे में मैंने बता दिया था। जैसे लैरिंग्स फेरिंग्स होता है, उस सारे चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया था। और डिस्कस में हम अगले क्लास में करना था, जैसे आज की क्लास में, तो वो था लंग्स के बारे में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हमको लंग्स के बारे में डिस्कस करना था, तो इसलिए मैंने बोला था कि लंग्स के बारे में बता दिया। तो लंग्स वाले नंबर होता है 2 इन नंबर। लंग्स दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। जैसे 2 इन नंबर होते हैं। उसके बाद होते हैं, एक होता है लंग्स जैसे होता है ना, लंग्स जैसे यहाँ पर हार्ट होता है, यहाँ पर हार्ट होता है, और ये लंग्स में इसके आउटर प्लूरल फ्लूइड होते हैं। इसे आउटर प्लूरल फ्लूइड होते हैं, जिसको ये रिडक्शन है, मतलब जैसे कोई चीज़ होता है ना, जैसे रिडक्शन होता है ना, मतलब प्रेशर रिडक्शन, जैसे किसी चीज़ से चोट लगने से या कोई चीज़ की रिडक्शन है, मतलब हेल्प करते हैं। प्लूरल फ्लूइड साइड कवर्ड बाय प्लूरल फ्लूइड। कवर्ड में प्लूरल फ्लूइड होता है, जिसको लंग्स होता है। लंग्स के साइड में बहुत सारे मतलब फ्लूइड टाइप का जेली टाइप होता है। बस प्लूरल मतलब डबल प्लूरल मेम्ब्रेन फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन होता है, वही एक तरह रिड्यूस मतलब रिडक्शन में मदद करता है। फ्रिक्शन ऑफ लंग मतलब ये दोनों कंटैक्ट में नहीं आ जाए, इसमें इसलिए रिडक्शन होने में मदद करता है। मतलब रिडक्शन फ्रिक्शन मतलब इसमें घर्षण हो या स्मूथ चीज़ होता है, विसरल होता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा कंटैक्ट ना हो, इसलिए कवर्ड बाय प्लूरल फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड होता है, उससे कवर्ड होता है ये हमारे लाइन। इसमें मतलब कवर्ड बाय प्लूरल फ्लूइड जो रिडक्शन इन फ्रिक्शन, हाँ, रिडक्शन इन लैंग्वेज नहीं होता है। लैंग्वेज अगर बोलिएगा तो हम किताब में से देख के लैंग्वेज लिख देंगे, लेकिन मैंने यह समझने पर ध्यान दे सकते हैं भाई इसका मतलब क्या है। कवर्ड बाय प्लूरल फ्लूइड होता है, रिडक्शन होता है। उसके बाद होता है, एक होता है आउटर प्लूरल फ्लूइड होता है ना, ये बाहर हुआ, बाहर से एक आउट होता है, उस पेराइटल फ्लूइड कहते हैं, PARIETAL पेराइटल फ्लूइड। और एक अंदर से ऐसी करके होता है जिससे लंग्स कंटैक्ट नहीं कर पाता है। तो एक होता है पेराइटल फ्लूइड, और एक होता है इंटर मतलब विसरल फ्लूइड, जो ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है। हाँ, ये अंदर वाले को तो विसरल VISCERAL विसरल फ्लूइड। मेनली याद रखिए कि लंग्स होते हैं, तो लंग्स मतलब दो फ्लूइड से कवर्ड होते हैं, आउटर प्लूरल फ्लूइड और एक इनर प्लूरल फ्लूइड। आउटर प्लूरल फ्लूइड को हम बोलेंगे पेराइटल, इसको आउटर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर आउटर। और विसरल फ्लूइड को एक आप लिख सकते हैं अंदर के लंग्स के अंदर से होता है, उसको अंदर इनर प्लूरल फ्लूइड और आउटर प्लूरल फ्लूइड, आउटर प्लूरल फ्लूइड। तो ये दोनों हो गया लंग्स हो गया। 2 नंबर होता है कवर्ड बाय प्लूरल फ्लूइड का रिडक्शन ये होता है। और मेनली होता है कि लंग्स मतलब लंग्स रखा कहाँ हुआ है, थोरेसिक कैविटी होता है। लंग्स प्लेस्ड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक एक कैविटी होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, नीचे ऊपर आगे पीछे, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। रिब्स को मैं बताऊंगा अभी चारों तरफ किस किस से घिरा होता है। नीचे जैसे डायफ्राम होता है, साइड में रिब के बहुत सारे बताता हूँ। तो ये लंग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से घिरा होता है, और एक सॉकेट टाइप का जैसे होता है, थोड़ा सी टाइट चैम्बर में ये स्थित होते हैं। तो मेनली आप लिख सकते हैं प्लेस्ड इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर भी लिख सकते हैं, कैविटी भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आउटर और इनर इससे क्वेश्चन आ जाता है नीचे में।
इसके लिए लैंग्वेज में आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक कैविटी कॉल्ड पैरेटल फ्लूइड, आउटर वाला तो बता दिए। और यहाँ पर लिख सकते हैं इनर प्लूरल फ्लूइड कॉन्टैक्ट विद लंग सर्फेस कॉल्ड विसरल फ्लूइड। लंग सर्फेस जो होता है, ये लंग सर्फेस वो अंदर से कॉन्टैक्ट होता है तो बच्चे तो विसरल फ्लूइड, आउटर होता है वो लैंग्वेज में बता दिया मैंने तो पैरेटल फ्लूइड। उसके बाद लोकेशन बता ही दिया मैंने, थोरेसिक कैविटी होता है तो टाइट चैम्बर में होता है थोरेसिक कैविटी। तो अगर लोकेशन लिखना है तो लिख सकते हैं इन टाइट एयर टाइट चैम्बर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। मैं लैंग्वेज किताब से देख रहा हूँ तो बता देता हूँ। और वैसे मेनली आप समझने पर ध्यान दीजिए, नोट्स तो आप NCERT से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैंने बता दिया उसका लोकेशन हो जाता है एयर टाइट चैम्बर इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी होता है जो बोले आगे पीछे नीचे ऊपर से कवर्ड होता है, तो फिर सराउंडेड बाय वर्टिब्रल डॉर्सली हो जाता है। चार तरफ से बोला ना, डॉर्सली, वेंट्रली, अपर एंड डाउनवर्ड। डॉर्सली बता दिया, डॉर्सली कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली हो गया। वेंट्रली होगा, उसके बाद वेंट्रली कवर्ड बाय रिब केज होता है, हाँ रिब केज होगा वेंट्रली। स्टर्नम, रिब केज वेंट्रली कवर्ड बाय स्टर्नम होगा। डोर्सली वेंट्रली अपर और डाउनवर्ड के हैं में क्या लिखा है सो देख लेते हैं। लेटरली रिब्स एंड लोअर साइड सेंट्रल, हाँ लेटरली है, लेटरली लिखा है, लेटरली कवर्ड बाय रिब्स एंड डॉर्सली होता नीचे, डॉर्सली कवर्ड बाय स्टर्नम होंगे ना, ये होता है डायफ्राम, EIPHRA। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्पेलिंग हो सकती है गलती हो जाए तो मेनली आप यही बता दिया मैंने। 2 इंच चैम्बर होते हैं लंग्स, अगर आउटर और इनर फ्लूइड होता है, आउटर को पैराइटल बोल सकते हैं फ्लूइड को और इनर को विसरल फ्लूइड बोल सकते हैं। ये कहाँ होता है तो एयर टाइट चैम्बर थोरेसिक कैविटी में होता है। 3 चीज इसका क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसको बता देता हूँ। डॉर्सली होता है, कहाँ क्वेश्चन पूछेगा डॉर्सली कवर्ड बाय क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं कवर्ड से होता है। वेंट्रली कवर्ड बाय स्टर्नम होता है, लेटरली कवर्ड बाय रिब्स होता है एंड डॉर्सली कवर्ड बाय डायफ्राम होता है। ये डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा। मैंने ये आप चारों ध्यान दे सकते हैं कि हाँ ये इससे मतलब कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इससे क्वेश्चन मेनली आ जाते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। उसके बाद लंग्स में होता है ना, एक कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक रिस्पायरेटरी पार्ट होता है। मतलब रिस्पायरेशन में मतलब होता है ना कि ब्रेथिंग कह सकते हैं उसको, जो हाँ ब्रेथिंग लिया किया, और एक होता है कंडक्शन पार्ट। दोनों मैं दोनों बता रहा हूँ, लग रहा 2 मिनट रुकिएगा तो करने में अब यहाँ पर कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में होता है कि पार्ट एक्सटर्नल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल nostrils to external nostrils to reach atmospheric air, to the alveoli। यही होता है कंडक्टिंग पार्ट जो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक alveoli ट्रांसपोर्ट होता है या रीच करवाता है, मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल नोस्ट्रिल को एटमॉस्फेरिक को alveoli में रीच करवाता है। दूसरा पार्ट होता है ये एयर को क्लीन करता है, वो ह्यूमिडिफाई करता है, करता है बॉडी के टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर
एयर बॉडी टेम्परेचर टू द एयर, मतलब एक तरह से इतना यही समझिए कि जो हम एयर लेते हैं वो एयर कभी देखते हैं कि बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर पर एयर बाहर में रहता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 35 है, बाहर का 40 है, उस हिसाब से वहाँ उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार हमारे बॉडी में वो टेम्परेचर को लो करके या हाई करके जैसा टेम्परेचर रहता है बॉडी का उस हिसाब से हमारे बॉडी में एयर दिया जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार एयर जाता है, ह्यूमिडिफाई करता है, जो नमी मॉइस्चराइजर होता है उसको साइड करता है, एयर को क्लीन करता है, साफ़ करता है। बहुत दम के लिए है तो इसमें बहुत सारे दिक्कतें में नाक में गंदगी फैल जाती है, वही एयर क्लीन होता है और एटमॉस्फेयर को रीच करने में मदद करती है। एटमॉस्फेयर एयर को अल्वियोली तक पहुँचाने में मदद करता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है। ये सब ध्यान सकते हैं, ये मैंने सब 4 पॉइंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप बोर्ड में कि कंडक्टिंग पार्ट के बारे में 4 पॉइंट होती तो आप लिख सकते हैं। वो बॉडी टेम्परेचर को मदद मतलब बॉडी टेम्परेचर के अनुसार ये आता है, मॉडिफाई करता है, एयर क्लीन करता है, एटमॉस्फेयर को रीच करता है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। उसके बाद रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है अल्वियोली होता है ना, अल्वियोली एंड एयर डक्ट्स। मेनली आप इतना लिखो अल्वियोली एंड एयर, अल्वियोली एंड एयर डक्ट्स। ये लैंग्वेज का बात है, विच इज अल्वियोली एंड एयर डक्ट्स डू डिफ्यूजन of O2 to CO2, O2 and CO2, O2 and CO2 between blood and atmospheric air, between blood and रेस्पिरेटरी पार्ट में यही है अल्वियोली एंड एयर डक्ट। अल्वियोली होते हैं और लंग्स में बहुत सारे डक्ट होते हैं, बहुत सारे डक्ट होते हैं। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, आगे बढ़ना है। अल्वियोली एंड एयर डक्ट टू डिफ्यूजन करता है O2 और CO2 को हमारे ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक। इसका आगे प्रोसेस में बताऊंगा कैसे डिफ्यूजन होता है, तो डायग्राम बता के आगे पढ़ना है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में, वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो जल्दी आप ये ध्यान रखिए अल्वियोली एंड एयर डक्ट टू डिफ्यूजन O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ये हुआ बता दिया कंडक्टिव पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। मेनली लंग्स में इतना ही एनसीईआरटी में और कोई खास नहीं है, वो बता दिया। फिर आइडल पीरियड ये सब आप याद रखिएगा, कवर्ड किससे होता है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप देखिएगा तो उसके बाद एनसीईआरटी में जाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। 5 स्टेप्स है, ब्रीथिंग है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट है, फिर डिफ्यूजन है, यूटिलाइजेशन है। तो ये आप एनसीईआरटी से मेनली आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना ही होगा। इसमें हम कुछ लिखा नहीं सकते हैं या कुछ आप समझाना है तो मैं अगले वीडियो में उसको लिख के समझा दूंगा। उसमें बहुत हर पॉइंट को समझाने में समय लगेगा। तो नहीं अगर मेनली आप अगर समझ रहे हैं तो वो मेनली पॉइंट टू पॉइंट आपको याद ही रखना होगा। 5 पॉइंट, उसमें कोई आगे पीछे या उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो पॉइंट को आप याद रखने में बेहतर है। मेनली आप याद रखिए, ब्रीथिंग है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, फिर यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में O2 कैसे होता है तो वो तो जानते हैं कि सेल के द्वारा होता है, उसको फिर CO2 प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो ये आप स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप कर लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन को पढ़ा के और अगले वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाऊँगा। तो याद ध्यान रखिएगा। ये मैंने लंग्स के बारे में था, आज मैं लंग्स कंप्लीट किया, इतना ही था लंग्स के बारे में। तो आप मेनली याद रख सकते हैं इतना चीज़। बोर्ड और नीट के लिए बोर्ड और नीट के पॉइंट से बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रेटजी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।